स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज जो है हम पाँचवें भाग में जो है व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए भौगोलिक स्थिति पर आधारित संभागीकरण या भौगोलिक संभागीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जियोग्राफिक डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत में देखेंगे मीनिंग में ग्राहकों की संख्या, उत्पादक की मांग या उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही जब क्षेत्र के आधार पर संभागी बनाया जाता है तब उसे भौगोलिक आधार पर संभागीकरण कहा जाता है। तो प्रत्येक उत्पाद की पसंद मांग अलग अलग होती है। कभी कुछ जिले में इतनी अधिक मांग होती है कि उतनी मांग कुछ राज्यों में नहीं होती। अतः मांग और पूर्ति के मध्य जो है उचित संतुलन बना रहे, इस हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे उत्पादों के लिए भौगोलिक आधार पर संभागीकरण का गठन किया जाता है। तो संभागी मतलब एक का बताया था बच्चों, इससे पहले भी आपको संभागीकरण विभागीय अंतर्गत में बताया था। उसी के आधार पर इसको भी संभागीकरण किया जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में रेल, बीमा, सड़क यातायात, रेल आदि का संभागीकरण भौगोलिक आधार पर ही किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसे एक संभाग का दर्जा दिया है, जिसे चित्र द्वारा निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है। देखेंगे यहाँ बच्चे, यहाँ पर जो बताया गया है प्रबंध संचालन के अंतर्गत जो होता है यहाँ पर विपणन होता है, वित्त होता है, उत्पादन है, कार्मिक होता है, अभियंत्रिक होता है। उसी के नीचे में बताया गया है उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र जो रेलगाड़ी में चलता है, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र से। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे सेवा, विपणन, विक्रय, उत्पादन, लेखांकन और अभियांत्रिक अंतर्गत में किया जाता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर भौगोलिक संभागीकरण के गुण जो बताया गया है, ग्राहकों से निकटता हो जाती है, मतलब पास में बताया गया यहाँ पर। जैसे दूसरा है ग्राहकों से दीर्घकालीन मधुर संबंध स्थापित हो, लंबे समय तक कार्य को चलता रहता है। तीसरा देखेंगे स्थानीय स्तर पर उत्पादन से ग्राहकों को अपनी पसंद की वस्तु प्राप्त हो जाती है। चौथा देखेंगे मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। पांचवा देखेंगे भौगोलिक आधार पर संभागीकरण से उत्पादन, मांग व पूर्ति में नियंत्रण व उचित व्यवस्था सरलता से की जा सकती है। अगला देखेंगे बच्चों, भौगोलिक जो है संभागीकरण के दोष। कभी कभी क्या होता है, स्थानीय स्तर पर भौगोलिक आधार के संगठन हानि पहुंचाने लगते हैं, पास में जरूरत बताया गया। उसके बाद देखिए उच्च जो प्रबंध व किसी विशिष्ट क्षेत्र के मध्य संबंध काफ़ी दूर हो जाती हैं। विशेष जो है परिस्थिति में यह संगठन उपयुक्त होता है। अगला देखेंगे संभागीकरण के अन्य आधार। तो इसमें देखेंगे उपयुक्त दो प्रमुख आधारों पर संगठन का संभागीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ संगठनों द्वारा ग्राहकों की आदत व पसंद, उत्पादन की प्रक्रिया, समय एवं शिप्स आदि के आधार पर भी संभागीकरण किया जाता है। तथापि संगठन के रूप भी अधिक प्रचलित नहीं है। तो इस प्रकार जो है बताया संभागीकरण के अंतर्गत बताया गया है। अब अगला देखेंगे जो है हमारा संगठन के अन्य प्रारूप एवं प्रकार, अदर फ्रॉम एंड टाइप ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो संस्था के कुशल संचालन एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन को उचित प्रारूप होना आवश्यक है। तो अर्थ में इसमें देखेंगे, अर्थ में संगठन के प्रारूप का अर्थ जो है मीनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में देखेंगे बच्चों, संगठन के उचित प्रारूप का प्रकार का अर्थ उसके संगठनात्मक लेवर से होता है, अर्थात संस्था में कार्यरत कर्मचारी की संख्या, उनके अधिकारियों और कर्तव्यों तथा दायित्वों के मध्य स्पष्ट व्याख्या करना या संबंधों को स्पष्ट करना ही प्रारूप कहलाता है, जो उसमें बताया गया है। अगला देखेंगे यहाँ पर प्रारूप की आवश्यकता, नीड ऑफ फ्रॉम। जो संगठन प्रबंध का ढांचा है, स्ट्रक्चर होता है, जो संगठन कर्मचारियों व अधिकारियों में के मध्य जो है अधिकार व कर्तव्यों की रेखा को बताता है। जैसे जैसे उपक्रम का आकार जो है बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ही उनके संगठन का प्रारूप जटिल होते जाता है। अतः कार्य व अधिकारियों तथा कर्तव्य में व्यवधान उपस्थित ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि आवश्यकता के अनुरूप प्रारूप का निर्माण कर लिया जाए, क्योंकि प्रारूप की समस्या छोटे व्यवसाय की तुलना में बड़े व्यवसाय में अधिक होता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। इन जो है समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रारूप में से उचित प्रारूप का चयन कर लेना चाहिए। इस संबंध में श्री फैंक का कहना है, जब किसी व्यवसाय का आकार बढ़ जाए और कोई एक व्यक्ति उसकी सभी क्रियाओं का निरीक्षण ना कर सके तो उसे अपने कुछ अधिकारी या अधिकार दूसरे के सुपुर्द कर देना चाहिए। अधिकार सुपुर्द करने की प्रविधि में पहला है रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अन्य संगठन जो होता है अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसी के अंतर्गत असीमित संगठन जो होता है कमिट ऑर्गेनाइजेशन,
कमिटी समिति के अंतर्गत होता है, कमिट है ना। उसके बाद जो है अंतर इकाई संगठन, इंटर यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्श्व जो होता है संगठन, लेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिकता अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो अगला देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे रेखा संगठन के अंतर्गत जो अपन कार्य करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि यह संगठन की सबसे सरल एवं पुरानी पद्धति है। कार्यों का विभाजन अनेक स्वतंत्र विभागों में किया जाता है। इस संगठन को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे सैनिक संगठन, मिलिट्री है ऑर्गेनाइजेशन, क्रम संगठन, स्केलर, विभागीय संगठन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लंबवत संगठन जो होता है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आदि जो होता है। इन सभी संगठनों की एक विशेषताएं होती है, एक समान विशेषता होती है। इसमें आदेश, निर्देश एवं संचालन एक रेखा के रूप में होती है, उसी को बोलते हैं रेखा संगठन। इसका जो है सर्वोच्च अधिकारी महाप्रबंधक होता है। वह अपना आदेश जो है विभागीय मैनेजर को, फिर विभागीय मैनेजर सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट जो फोरमैन को तथा फोरमैन श्रमिकों को आदेश देता है। इस प्रकार अधिकारियों एवं दायित्वों की एक रेखा जो है सीधी रेखा क्रम में ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए इसे जो है रेखा संगठन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कर्मचारी एक दूसरे के अधीन रहते हैं तथा अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। कोई भी अधिकारी समान स्तर पर कार्य नहीं करता। इस संबंध में मैकफारलैंड ने कहा है, रेखा संरचना में प्रत्यक्ष शीर्ष रेखा संबंध होते हैं, जो प्रत्येक स्तर की स्थिति या कार्य से ऊपर नीचे के स्तर से संबंधित स्थापित करते हैं। एलेन का कहना है कि रेखा उस आदेश की एक वह श्रृंखला है जो संचालन मंडल के विभिन्न प्रत्ययोजनों द्वारा अधिकारियों दायित्व को उसकी उस बिंदु तक पहुंचाती है जहां पर कंपनी की प्राथमिकताओं को पूरा किया जाता है। यहाँ पर देख रहे बच्चे, यहाँ पर जो चित्र बताया कंपनी के जो है क्या होते हैं, कंपनी के अंशधारी, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक, विभागीय भंडार अधीक्षक, फोरमैन, श्रमिक, इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। अब इसी को देखते हैं, रेखा संगठन की कुछ विशेषताएं दिया गया पर इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले देखेंगे आदेश ऊपर से नीचे की ओर जाती है, अपर किया जाता है पर। दूसरा है निवेदन सुझाव नीचे से ऊपर की ओर प्रेषित किया जाता है। आदेश केवल एक ही अधिकारी से प्राप्त होता है। अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होती है। प्रत्येक कर्मचारी को अपने निकटतम अधिकारी से आदेश प्राप्त होता है। एक पदाधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या सीमित होती है ना। 7वां देखें, समन्वय में सुविधा रहती है। 8वां देखेंगे, इस संगठन में कार्यों का क्रियान्वयन सरल होता है ना। अगला देखेंगे 9वां नंबर, सर्वोच्च सत्ता शीर्ष अधिकारी के पास केंद्रित रहता है। इस संगठन में समन्वय प्रभावी ढंग से होता है। तो इस प्रकार बताया गया किस प्रकार एक ऊपर से नीचे जो कार्य होता है किस प्रकार से किया जाता है बच्चों। अपन अगला देखेंगे रेखा संगठन का क्षेत्र है उपयुक्तता, स्कोप एंड है ना सुटेबिलिटी ऑफ द इनर ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन निम्न समाज क्षेत्र में सफलता रहता है। पहला, औद्योगिक इकाई का आकार सीमित हो, अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या सीमित हो, विभिन्न कार्यों को इकाई में सरलता से व्यापित किया जा सके, कार्य जो समान प्रकृति का हो, कर्मचारी अनुशासित प्रिय हो, श्रम एवं प्रबंध के में मधुर संबंध हो। इस प्रकार जो है रेखा संगठन क्षेत्र का उपयुक्त बताया गया है। अब देखेंगे रेखा संगठन के प्रकार। जो रेखा संगठन टाइप ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा संगठन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताया शुद्ध रेखा संगठन, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसे विशुद्ध रेखा संगठन भी कहा जाता है। या संगठन की सर्वाधिक पुरानी व सरल पद्धति। इसके अंतर्गत किसी एक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाएं समान होती है तथा इन वर्गों को केवल नियंत्रण की सुविधा के लिए किया जाता है। इसमें नियंत्रण किया जाता है, प्रत्येक कार्य एक पूर्ण इकाई द्वारा किया जाता है। व्यापार में ऐसे उपक्रम संगठन का ही दिखाई पड़ते हैं। इसे निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। देख सकते हैं जनरल मैनेजर, उत्पादन मैनेजर, फिर उसके बाद फोरमैन 1, फोरमैन 2, फोरमैन 3, इस प्रकार अलग अलग उसमें कार्य को श्रमिक वर्ग जो देख रेख में काम किया जाता है। अब अगला देखेंगे विभागीय रेखा संगठन के अंतर्गत जो बताया गया बच्चों आपको, है ना। तो वहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंटल लाइनिंग और इसे क्रम, स्कॉलर अथवा सैनिक संगठन भी कहा जाता है। इस संगठन में एक संगठन में उपक्रम को अनेक विभागों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक विभाग अपने आप में एक पूर्ण इकाई होता है। प्रत्येक विभाग में एक विभाग प्रमुख होता है जिसे विभागीय प्रबंध कहा
जाता है। यह प्रबंधक अपने विभाग के कार्य के लिए पूर्णतः जिम्मेदार रहता है। इस संगठन में भी आदेशों व निर्देशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर ही रहता है तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी के आदेश के प्रति जवाबदेह रहता है। इसे अग्र चित्र द्वारा समझाया गया बच्चों। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ जनरल मैनेजर, उसके बाद क्रय जो उत्पादन मैनेजर, विक्रय, सेवी वर्किंग मैनेजर, फिर उसके अधीक्षक जो देख रेख करने के लिए आता है, फिर फोरमैन के बाद कर्मचारी। ठीक है, तो भी इसका देखेंगे जो यहाँ पर रेखा संगठन के लाभ के अंतर्गत एडवांटेज ऑफ लाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। रेखा संगठन निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, सरल विधि, यह जो है संगठन अन्य संगठनों की तुलना में सबसे सरल है। दूसरा है पूर्ण अनुशासन, जिस प्रकार फौज में पूर्ण अनुशासन बना रहता है उसी प्रकार इस संगठन में भी पूर्ण अनुशासन बना रहता है बच्चों। एक व्यक्ति प्रमुख होता है जिसके अधीन अपने कर्मचारी कार्य करते हैं। इसमें प्रत्येक श्रमिक को फोरमैन के निर्देशों को मानना आवश्यक होता है, इसलिए इसे सैनिक संगठन की संज्ञा दी गई है। तीसरा है अधिकारियों का स्पष्ट विभाजन, जो है इसमें अधिकारियों के स्पष्ट विभाजन होने के कारण किसी भी जवाबदेही को किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं थोपा जा सकता, जिसको कार्य दिया उसी कार्य किया जाता है। एकीकृत नियंत्रण, संगठन की इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी व पर्यवेक्षकों का नियंत्रण एक ही शीर्ष अधिकारी से होता है। इससे संगठन में प्रत्येक संबंध स्थापित किया जा सकता है। पाँचवा, निर्णय लेने में सुविधा, इस विधि या संगठन प्रणाली में निर्णय लेने व उनकी क्रियान्वयन करने में काफ़ी सुविधा रहती है। छठवां, दोषियों को दंड देने में सुविधा, इस संगठन में जवाबदेही व उत्तरदायित्व का निर्धारण करना सरल है, अतः दोषियों को दंड देना काफ़ी आसान हो जाता है। लोचदार, मतलब यह पद्धति लोचदार है क्योंकि समय एवं परिस्थिति के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन करना संभव होता है। आठवां, समन्वय, इस प्रणाली में ऊपर से नीचे तक अधिकारियों और दायित्वों की स्पष्ट रेखा खींचने के कारण संगठन में पूर्ण समन्वय की स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार अपन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया आपका जो है नेक्स्ट में है ना। चलिए इसको ही देख लेते हैं एक बार आगे। जो है रेखा संगठन के दोष जो बताया गया है, डिसएडवांटेज ऑफ लाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। रेखा संगठन के उपयुक्त लाभांशों के कारण यह समझाना मतलब समझना भूल होगा कि इसमें कोई कंपनी ना हो। सत्य तो यही है कि इस प्रणाली में अनेक दोष व्याप्त है, जिस प्रकार पक्षपात की संभावना। सबसे पहली बड़ी बात दोष यही होता है, इस प्रणाली में शीर्ष प्रबंधन को उच्च अधिकारी प्राप्त होने तथा उनके निर्देशों व आदेशों का किसी के द्वारा विरोध न हो पाने के कारण पक्षपात होना या मनमानी करने की पूर्व संभावना बनी रहती है। एक तंत्रीय प्रणाली, मतलब यहाँ पर इस संगठन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसकी सफलता व असफलता शीर्ष अधिकारी की कार्य कुशलता पर निर्भर होती है। इसलिए इसे एकाकी तंत्र प्रणाली का जो एक अधिकार जो होता है, एक शीर्ष के अधिकारी के नियंत्रण निर्देश के सभी कभी कभी संगठन नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। तानाशाही का बोलबाला, मतलब इस प्रणाली में तानाशाही का बोलबाला अधिक रहता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को दबाने का प्रयास करता है। सभी को मालूम है फोरमैन की मनमानी के सामने श्रमिकों को बोलने का भी अवसर नहीं दिया जाता। इसमें अनुपस्थिति में क्षति, यदि किसी कारण से फोरमैन अनुपस्थित हो जाए तो कार्य पूर्ण चौपट हो जाता है, इसे आर्थिक क्षति कहते हैं। पांचवा देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अनुसंधान का अभाव। इस संगठन में अनुसंधान कार्य पूर्णतः हतोत्साहित होती है क्योंकि इसमें केवल कार्यों का ही महत्व है, विशेषज्ञों या नई खोज के लिए कोई स्थान नहीं है। पाँचवें छठवें देखेंगे विशिष्टीकरण प्रभाव। एक ही व्यक्ति से अनेक प्रकार के कार्य किए जाने के कारण इसमें विशिष्टीकरण होना संभव नहीं हो पाता, इससे विशिष्टीकरण लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। बड़े जो है उपक्रम के लिए अनुपयुक्त, मतलब ऐसे उपक्रम जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या अधिक रहती है वहाँ के लिए यह प्रणाली अनुपयुक्त होती, क्योंकि बड़े बड़े जो है उपक्रम में विशेषज्ञ, सलाहकार, नौकर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इस प्रणाली में सभी का अभाव रहता है। कर्मचारी का विकास का न होना। इस प्रणाली में परंपरागत जो है विधियों से कार्य करना, विशेषज्ञों राय ना लेना तथा ठंडे कानून के होने के कारण कर्मचारी का विकास रुक जाता है। फोरमैन को अधिक महत्व, मतलब इस विधि में फोरमैन के पास अधिक कार्य रहने से कार्य में विशिष्टीकरण संभव नहीं हो पाता है। साथ ही फोरमैन का महत्व अधिक बढ़ जाता है, श्रमिकों का महत्व नगण्य हो जाता है। अगला देखेंगे समन्वय स्थापित करने में कठिनाई। यह प्रणाली आदेश व निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है। संगठन के कर्मचारियों का आपस में कोई तालमेल नहीं रहता और न ही किसी उच्च अधिकारी के लिए इसका संभव है, जबकि संगठन में समन्वय का अभाव का अर्थ विकास में बाधा। इस प्रकार आपको बच्चा नेक्स्ट में पढ़े जाएगा रेखा एवं कर्मचारी संगठन के बारे में। गुड डे बेटा आज के लिए।